Hello, welcome to our channel Educate India. Here we start a new lecture on Newton's law of gravitation. So in last three lectures, we are discussing center forces and different type of concepts we are dealing. That is reduced mass and other some concepts. So now we are starting a new topic, Newton's law of gravitation. So I hope you all know what we are done in last lecture. So in last lecture we are done reduced mass and concept of motion of two body motion in a center, influence of center forces. तो हमने वो डिस्कस किया था लास्ट में, और आज का लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बात करेंगे। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कैसे न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया। न्यूटन से पहले एक्चुअल में क्या था, कैपलर्स ने काफ़ी वर्क किया था, और इंडियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे आर्यभट्टा, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरीज थी, जो न्यूटन की जो थ्योरी दी गई उससे पहले एक काफ़ी साइंटिस्ट थे और काफ़ी फिजिसिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग थ्योरीज दी। और उस समय जो न्यूटन ने अगर आए तो ये ऑलमोस्ट 1686 में ग्रेविटेशनल थ्योरी दी, अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी दी इसके अकॉर्डिंग, और ये ऑलमोस्ट 23 एज के थे, ठीक है। और इन्होंने ये थ्योरी अपनी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दी। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, दो मासिव बॉडी के बीच में कुछ सेपरेशन है, और उसके बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसको अगर हम कैसे डिफाइन करें, और उसको कैलकुलेशन इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सर ने अपने थ्रू बताया और काफी डिफाइन करा। तो इनसे पहले जो कैपलर्स थे वो इनसे पहले थे। कैपलर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे, तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे। कैपलर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे, और कैपलर्स इनसे पहले कैपलर्स ने वर्क किया था इनसे पहले। तो इससे पहले कुछ कैपलर्स ने वर्क किया था, और आर्यभट्टा ने एक्चुअली जो इंडियन जो थे आर्यभट्टा, उन्होंने ये बताया तो अर्थ जो होती है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, सही है, वो आर्यभट्टा ने बताया था। फिर उसके बाद आए कैपलर्स, और एक दो उनके फिलोसफर्स और थे जिन्होंने बताया कि जो मोशन होता है और किसी भी प्लेनेट का वो कैसे होता है, इलिप्टिकल होता है। जैसे कि आपको पता है कैपलर्स का पहला लॉ यही है कैपलर्स का, दैट इज मोशन ऑफ planet is elliptical ठीक है। तो मोशन जो होता है वो प्लैनेट्स का कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, और जिसमें क्या होता है सन एट द फोकाई ऑफ द मतलब सन क्या होता है उसकी फोकाई पे होता है। तो ये न्यूटन्स का उसका कैपलर्स का पहला लॉ था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो प्लैनेट्स होता है, जो अर्थ होती है हमारी, वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है इलिप्टिकल ऑर्बिटल में वो क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और क्या होता है, और इन्होंने क्या बताया था, इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगाती है। और दूसरा लॉ क्या था, उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है, मतलब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, सही है। और तीसरा लॉ क्या था, जो उसमें टाइम पीरियड होता है उसका अगर स्क्वायर कर दें तो उसको सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 लॉ थे जो कि दिए गए थे, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूटन ने जो अपना ग्रेविटेशन लॉ दिया वो ऑलमोस्ट 1686 में दिया था, 1686 में दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग जब न्यूटन क्या हुआ था, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर सेब गिरता है। ऐसा एक मिथ है हमारे पास, थीम पुरानी से चलती आ रही है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, कि जो न्यूटन के ऊपर क्या होता है, सेब गिरता है। उससे उन्हें एक आइडिया मिलता है कि हाउ दैट अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी, उसको एक आइडिया उन्हें मिला इसके अकॉर्डिंग, और काफी उन्होंने इसके ऊपर क्या किया,
आगे अपनी डिटेलिंग दी और एक फोर्स उसके ऊपर इन्होंने बताया, दैट इज in common the magnitude of force is the magnitude of gravitational force between the two bodies is defined as, एक बॉडी हमने ये ले ली और m1 और एक बॉडी हमने m2 ये ले ली, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस सेपरेशन है, उसको हम सेंटर से लेंगे तो इसके बीच में कुछ डिस्टेंस की सेपरेशन है, दैट इज r। ओके, तो इसका जो फोर्स होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सही है, मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दैट इज F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ओके। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा, उस कांस्टेंट को हमने ऐड करा तो F इक्वल्स टू g m1 m2/r², यहाँ हमारे पास क्या बन गया, एक फोर्स का एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो g है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम बात करें तो उसके ऊपर काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और सबसे काफी एक्सपेरिमेंट हुए उसके ऊपर और अप्रोचेस हुई, अलग अलग अप्रोचेस हुई। तो इसकी जो सबसे पहले इस g की वैल्यू को अगर हम अप्रोच करके कैलकुलेशन मेथड से निकाला, वो एक्सपेरिमेंट था दैट इज कैंडिस एक्सपेरिमेंट, कैनवेंडिस एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग क्या था, ये फर्स्ट अप्रोच थी जो इन्होंने क्या ली, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको निकाला, इसकी वैल्यू को इन्होंने डिटरमाइन किया। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टैंड कर दिया, इस पे दो मासेस को हैंग कर दिया, एक मास हियर और एक मास हियर, ठीक है, दो स्मॉल मासेस को हैंग कर दिया। इसके अकॉर्डिंग इसके फ्रंट में एक बिगर मासेस को रख दिया, ठीक है, दैट इज m स्मॉल m, ये भी स्मॉल m और ये कैपिटल M है और ये कैपिटल M है। तो ये जो हमने थ्रेड से जो इसको टांगा है उसका मतलब जो भी हमने वायर इसमें यूज किया है उसकी कुछ एक क्या थी, क्या कहते हैं, उसकी कुछ एक इलास्टिक लिमिट्स थी और क्या था उसके ऊपर क्या है, एक टॉर्शन कांस्टेंट उसके ऊपर था, मतलब कांस्टेंट डिवाइड उसके ऊपर कांस्टेंट डिटरमाइन था जिसको हमने क्या k, ओके। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से हमें g की वैल्यू पता चली और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था इसके अकॉर्डिंग अगर हमें g की वैल्यू पता चल गई तो उसके अलावा g की अगर वैल्यू पता चल गई तो हम g की वैल्यू से जो हमारे पास मास, अर्थ का मास है उसको डिटरमाइन कर पाते हैं। अर्थ का मास डिटरमाइन हुआ और अर्थ का मास डिटरमाइन हो पाया और अर्थ का मास जब डिटरमाइन हो पाया तो सन का भी मास हम डिटरमाइन कर पाए। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट से मिल के एक ग्रेविटेशनल लॉ को एक प्रिपेयर हुआ जो कि न्यूटन ने अपना प्रिपेयर किया और क्या हुआ उसमें काफी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो बेसिक जो सबसे फर्स्ट अप्रोच थी जो हमने जी को निकालने के लिए फर्स्ट अप्रोच थी वो थी ये। फिर इसके बाद कुछ एक लेबोरेटरी मेथड भी थे काफी, जैसे कि हमने बताया रखा है आपको पहले वॉइस एक्सपेरिमेंट भी है, तो और एक्सपेरिमेंट है वो भी कुछ इसके ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो एक फर्स्ट अप्रोच थी जो कि कैम्ब्रिज द्वारा करी गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर जी की इंपॉर्टेंस आपको बताया मैंने कि जी अगर हमें पता चल गया दो बॉडी के बीच में कितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया, उसकी अगर हमें वैल्यू पता चली तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर जो न्यूटन को हमने बनाया यहाँ पे, न्यूटन के ऊपर क्या गया, सेब गिरा, ये न्यूटन के ऊपर क्या हुआ, सेब गिर गया। जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने उसके सेब को गिरने का एक्सीलरेशन बताया इज ऑल अबाउट, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू बताई उन्होंने। स्मॉल जी की अगर वैल्यू बताई थी उन्होंने, क्योंकि न्यूटन के उस समय पे
जो हमारे पास न्यूटन के लॉज थे वो पहले क्या हो गए थे, डिटरमाइन हो गए थे। तो उन्होंने F इक्वल टू ma, न्यूटन के लॉ तो डिटरमाइन हो चुके थे उस समय तक। उसके अकॉर्डिंग जो एक ही जगह उन्होंने G लगाया और G से यहाँ पे G की वैल्यू को डिटरमाइन किया, दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो G की वैल्यू को हमने डिटरमाइन किया, फिर वहां से कैपिटल G की वैल्यू को डिटरमाइन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये, जो हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू आई, दैट इज 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। सही है। तो G की वैल्यू चाहिए, क्या है, कैपिटल G की वैल्यू। स्मॉल g की अगर वैल्यू देखें तो स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, नोट करो। ये कुछ हिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग दी गई थी और काफी इंपॉर्टेंट था ये, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कैनविस एक्सपेरिमेंट, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा, जो एक एक्सपेरिमेंट बहुत एक अच्छा हमारे एक मेंबर ने कर रखा है, यूट्यूब मेंबर ने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट इसको कर रखा है, उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। तो मैं उसका उसका जो लिंक है मैं ग्रुप डिस्कशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देखो। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में देखें तो जो ये क्या है, सेंटर फोर्सेस होते हैं, ये भी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आल्सो यानी सेंटर फोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कुछ लाइन के अलोंग होगा। तो लाइन के अलोंग होगा तो यहाँ पे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और दैट इज यहाँ पे r यूनिट वेक्टर किया जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर। ओके, तो इसको नोट कर लो। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। पहली प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, जरा ये यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी ये फोर्स होगा किसी भी मीडियम जो है, इसके बीच में जो सेपरेशन है, मतलब जो डिस्टेंस r है उसके बीच में कोई मीडियम अगर रख दें तो उस पर डिफाइन, उसके इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस पर डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो पहले क्या है अट्रैक्टिव, दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगर कोई इसके दो चार्जेस हमने लिए हैं, जो मतलब दो मासेस हमने यहाँ लिए, तो उसके बीच में जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लिखो और इसको नोट कर लो। थर्ड अगर पॉइंट देखें तो जो फोर्स है ये क्या होगा, जो हमने लाइन जो ली है उस लाइन जो उसका डिस्टेंस जो रेडियस वेक्टर है उसके अलाउंग होगा। तो फोर्स इज always along the radius। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये लिखो, और चौथा मैं वहां ऊपर लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट, दिस फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल force is always conservative। ओके, इतना नोट कर लो इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ देखते हैं फिर अपना कैपलर्स लॉ। जैसे कि हमने पीछे अभी देखा, जहां पर हमने लिखा फोर्स जो था, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लेना क्योंकि क्या होता है ये
अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन काफी जगह आप बुकों में नहीं दिखेगा माइनस, लेकिन यहाँ पर हमने पहले भी बताया था जो सेंटर फोर्सेस होते हैं उसमें जो फोर्स फंक्शन होता है डेट इज 1/F(r), वो क्या होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे जो ये होगा ये टर्म होगी माइनस में आएगी, ठीक है। और इसका क्या आएगा आर कैट, समझ में आता है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये तो दो बॉडी के बीच में था। अगर हम एक बॉडी को अर्थ माने और एक बॉडी को हम कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी तो अदर बॉडी माने और एक को अर्थ कर दें, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो हमने अर्थ का मास लिया कैपिटल एम ले लेंगे और जो दूसरी बॉडी का मास होगा वो स्मॉल एम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है, समझ में आता है तो बहुत अच्छा। अब हम केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। अब केपलर्स लॉ जो थे, जो इससे ये क्या था, ग्रेविटेशनल लॉ से पहले दिए गए थे। केपलर्स का पहला लॉ 1609 में दिया था, ऑलमोस्ट 1609 में केपलर्स का पहला लॉ 1609 में दिया गया। और गया था उनके जो पहले इनके लॉ दे रखे थे इन्होंने। तो पहला लॉ ये था, द पाथ ऑफ द प्लैनेट इज ऑर्बिटल elliptical orbital around the sun with sun it as one focus, ठीक है। तो पहला लॉ ये था जो उसका पाथ है वो क्या होगा, वो जो उसका पाथ जो एक सन है ये हमने रख दिया, तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। कोई भी एक क्या है अपने पास, कोई भी एक प्लेनेट है उसका क्या है जो वो होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। दूसरा लॉ हमारे पास क्या था, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वैप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो उसका मतलब क्या है, जो एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। जितना एरिया, इधर देखो ये हमने इलिप्टिकल पाथ बनाया, कुछ इलिप्टिकल पाथ बनाया हमने, ये यहाँ पे हमने सन रख दिया फोकस पे, और यहां से अगर हम एरियल वेक्टर बनाए किसी एक पॉइंट पे ये और किसी एक पॉइंट पे ये, तो दो हमने पॉइंट ले लिए, ठीक है। कुछ टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे ये प्लेनेट था, ये यहां से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो उसने इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब कुछ देर बाद वो यहां से लेके यहाँ तक उतने टाइम इंस्टेंट में इतना देखा, इतना एरिया, तो ये दो एरिया कहते हैं दोनों इक्वल आए। तो उसको न्यूटन ने भी अपने उसमें डिस्क्राइब किया, और न्यूटन के जो हमारे पास ये है इसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, वो भी अभी करेंगे, उसको डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। और थर्ड लॉ क्या था, अगर ये एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर कोई भी एक प्लेनेट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करे, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे मेजर एक्सिस का जो सेमी मेजर एक्सिस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो होता है a, उसके क्यूब के इक्वल होगा, दैट इज a, उसके क्यूब के इक्वल होगा। ये इसका थर्ड लॉ था। तो थर्ड लॉ जो पहले दो लॉ थे उसके काफी बाद में गया, ऑलमोस्ट 10 से 12 साल के बाद थर्ड लॉ गया दिया था, और वो भी इसके अकॉर्डिंग ही दिया गया, और इसको न्यूटन ने अपने इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया और उसको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट अब वही देखते हैं। सबसे पहला तो आपने इसको नोट तो कर लिया होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे बेसिक, ठीक है। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो,